हेलो गाइस, माई सेल्फ वैष्णवी एंड आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए, ये जो टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर देखा जाए तो ये बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वैसे अगर कुछ रिसर्च टाइप से सोचा जाए तो भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक को समझने की कोशिश करेंगे तब भी ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग उस टॉपिक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और जानेंगे कि एम्पियर का परिपथीय जो नियम होता है वो है क्या। ये हमारे बीएससी के सिलेबस में भी है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, यह नियम स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम के समतुल्य है। देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है उसी को हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे सबसे पहले हमारे लिए क्या आती है? कूलाम्स लॉ आता है। और उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे गॉस की प्रमेय आती है, फिर गॉस का नियम आता है। तो गॉस के नियम के लिए जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस का नियम जो महत्व रखता है वैसा ही एम्पियर का परिपथीय नियम जो होता है वो मैग्नेटोस्टैटिक में महत्व रखता है, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या था? चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, और ये जो चिन्ह लगा हुआ है ना, ये रेखीय समाकलन का चिन्ह लगा हुआ है बी वेक्टर, यानी कि देखिए अब हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक की बात करेंगे। तो मैग्नेटोस्टैटिक में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि बी से डिनोट करते हैं। तो वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से प्रवाहित नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब कि अगर हम लोग कोई क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम में आ जाता है तो हम लोग इसको याद रखेंगे, इस थ्योरी को। क्या है कि इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात, और म्यू नॉट होता क्या है? म्यू नॉट होती है निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है ना। अब हम इसका प्रूफ देख लेंगे एक बार ही। होता क्या है कि माना एक लंबे ऋजु रेखीय चालक तार में, अब ये कह क्या रहा है इसको पहले समझिए कि माना एक लंबा कोई चालक तार है, ठीक है, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही। देखिए, अगर हम लोग किसी भी फिजिक्स को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को हर चीज़ को माननी पड़ेगी, मैथ्स को भी, लेकिन इसको हम लोग साइंटिफिकली प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। कहना कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने ये चीज़ ली थी और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। माना एक लंबे ऋजु रेखीय चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही। कोई तार है, मतलब हम लोग लेंगे जो कि ऋजु रेखीय चालक तार है, उसमें आई धारा और नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। इस बात को हमेशा याद रखना है, नीचे से ऊपर की ओर, बॉटम टू टॉप, ठीक है। इसमें चालक तार के चारों ओर आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। हम लोग मान लेंगे कि कोई तार है, ठीक है ना, ये एक तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही, वो भी नीचे से ऊपर की ओर जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है, ओके। अब हम लोग क्या कहेंगे कि इसके हम लोगों ने साइड में एक आर त्रिज्या का, भैया कोई चीज़ भी ले लो, कोई गोला ले लो, हम लोगों को पता है कि उसकी जो रेडियस होती है वो हमेशा आर को ही मानते हैं। हाँ, अगर उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू दी जाती है, जैसे कि 3, 4, 5 डॉट 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 कितनी भी दे दी जाए वो बात अलग है, लेकिन अगर किसी गोले की अगर रेडियस की बात करेंगे तो उस रेडियस को हम लोग आर ही मानेंगे, ठीक है। तो जिसका केंद्र चालक ओ, मतलब जो केंद्र है ओ हमेशा, और जो ज़्यादातर केंद्र यानी कि सेंटर को ओ ही मानते हैं, चालक तार पर है और मतलब उसके तार पर एक सेंटर है, मतलब ये तार रखा है, इसके किनारे से गोला गया है, एक पॉइंट ओ होगा जो यहाँ पे इसका सेंटर है तार पे, वो ओ है और उसके चालक तार पर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं कि वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पी पर, मान लेंगे कोई वृत्तीय पथ है, उसके किसी भी बिंदु P पर धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक मतलब धारावाही क्या होता है? ये शब्द तो काफ़ी टाइम से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। धारावाही का मतलब होता है एक ऐसा तार या ऐसा वायर जिसमें जो करंट होता है फ्लो हो रहा है, मतलब जो धारा क्या होती है? करंट, जो उसमें धारा बह रही है उसी को कहेंगे धारावाही चालक। चालक मतलब कि वायर के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब देखिए, कोई भी वायर है उसके आसपास क्या होता है भैया? क्या होता है इसके आसपास? तो भैया हमने एक जो आर रेडियस का है गोला उसको मान लिया है, और जो गोले की जो रेडियस है, जो सेंटर है ओ, उस वायर के पास में है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण।
जो परिमाण होगा, जो यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा, V इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। इसकी जो मात्रक यानी कि यूनिट होगी वो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगी। ओके, तो समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। एक बार फिर से इसको ऑब्जर्व करेंगे कि वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर, कोई भी बिंदु हम लोग P ले सकते हैं, जैसे एक गोला है, वहाँ पे वायर रखा है, उसकी जो रेडियस है वो R है और इसका जो O बिंदु है वो इस पर होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, V इक्वल्स टू, हमेशा हम लोग पढ़ते हुए म्यू नॉट I अपॉन 2πr, कि ये वाला जो डेरिवेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद भी रखेंगे। इस लाइन का जो आंसर होगा वो ये होता है, V इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, अब हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय है। अब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, अब देखिए कोई वायर है, उसके आसपास जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मतलब चुंबकीय, अपना एक चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उसकी जो डायरेक्शन होगी, वृत्तीय पथ है, उसके स्पर्श रेखीय है, मतलब वो यहाँ पे भी स्पर्श रेखीय है। आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा। यदि संपूर्ण वृत्तीय पथ को अनंत सूक्ष्म लंबाई dl, देखिए पूरा तार होता है, वो उसकी लेंथ जो होती है L होती है, हर चीज़ की, जैसे रेडियस को R मानते हैं, लेंथ को L मानते हैं। ओके, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सूक्ष्म का मतलब बिल्कुल छोटा सा एक पार्टिकल ले लें, इस वायर का बिल्कुल स्मॉल सा पार्टिकल, बिल्कुल इत्तू सा लेंगे, तो उसको हम लोग dl लेंगे या फिर डेल्टा L लेते हैं, एक खंडों में विभक्त कर देते हैं। हम लोग ये कहेंगे कि मतलब dl से मिलकर ही तो ये वायर बन गया है भैया, ये L लेंथ का जो वायर बना है वो dl से ही तो मिलकर बना है। फिर ये जो चिन्ह बना हुआ है ये क्या है, रेखीय समाकलन, उसमें कोई कन्फ्यूज़न होनी नहीं है, और ना ही ये सोचना है कि ये भैया डरावना सा क्या है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो V वेक्टर डॉट dl वेक्टर, जो कि हम लोग ऊपर यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे हम लोगों ने भी ऊपर देखा था एक बारी कि क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे लिख ली है, dl बराबर। अब देखिए V वेक्टर ये दिया गया है कि म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ठीक है, तो B, अब देखिए वेक्टर्स जो हटते हैं तो cos थीटा आता है, सबको पता है, क्योंकि ये जो आप लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं, BSc फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूरा चैप्टर, पूरी यूनिट दी गई है, तो ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि यार कोई मतलब कि डॉट प्रोडक्ट होते हैं, जब वो हटते हैं तो cos आता है। ये क्यों आता है ये बात भी आप लोगों को पता है। देखिए उनके बीच में जो एंगल है वो 0 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है, तो समाकलन B dl। ठीक है, कोई दिक्कत है, क्योंकि B dl और cos 0 की वैल्यू 1 रखेंगे तो इंटू 1 करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। फिर देखिए इस चिन्ह से डरना नहीं है बिल्कुल, और देखेंगे कि V वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू फाई नहीं है, फाई होता है वो सीधा होता है, ये सीधा नहीं है, आप लोग इसको ज़रा ध्यान से देखें, V dl। ठीक है, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V का जो मान होता है वो हम लोग B, देखिए V कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, समाकलन करेंगे dl का। ठीक है, अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। देखिए जो डायग्राम के बारे में हम उतनी देर से समझा रहे थे वो डायग्राम ये है, देखिए समाकलन का चिन्ह dl और B को हम लोगों ने अलग रख दिया, तो dl की जो वैल्यू आएगी वो 2πr आएगी, और 2πr आएगी कहाँ से भाई, ये भी तो सोचने की बात है। और हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई चीज़ हम लोग अपने मन से नहीं रखते हैं, जो भी होगा भाई सामने होगा। ठीक है, साइंटिफिकली जिसको हम लोग 50,000 बार प्रूफ कर चुके होंगे, वो चीज़ ही हम लोगों को अब पढ़ने को मिल रही है। देखिए जो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है, इसीलिए जो इसकी जो L ली गई है वो 2πr है। ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं, B डॉट dl इक्वल्स टू V इंटू 2πr, L dl की इसकी वैल्यू रख देंगे। ओके, अब समीकरण 1 से B का मान रखने पर, समीकरण 1 जो पहले हम लोगों ने बनाया था उसमें B की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग नीचे देखेंगे V की वैल्यू थी क्या, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ठीक है, और यहाँ पे जो डेल L की वैल्यू रखी थी वो भी 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो V वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट I। यही तो हम लोगों को बताना था कि म्यू नॉट I गुना होता है भैया, यही तो हम लोग उतने टाइम से जो स्टेटमेंट था जो हम लोगों ने पढ़ा था वो यही तो था। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। देखिए यही एम्पियर का परिपथीय नियम है जो किसी भी आकृति के बंद वक्र के लिए सत्य है। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इस टॉपिक से क्या होगा कि ना, मतलब 12th में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम लोग फिजिक्स को पढ़ना चाहते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक को समझना चाहते हैं, तो भी हम लोगों को एम्पियर के परिपथीय नियम को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए और इसके डायग्राम को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। देखिए ये एक वायर है,
ठीक है, इसमें आई करंट बह रहा है ना। ये एक हमने एक गोला, जैसा कि मैं पेन का एग्जांपल देके बता रही थी कि ये वायर है, आई फ्लो हो रही है, यहाँ पे हम लोग बाई मान लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, आर रेडियस, देखिए आर रेडियस मान लिए ना। फिर हम लोग यहाँ पे एक बिंदु पी ले लेंगे और पी से हम लोग एक रेखा खींच लेंगे, इसको हम लोग स्मॉल पार्टिकल डीएल, और ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे डीएल कुछ भी नहीं है, हम लोग इसका चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर बता रहे हैं, जो इसके स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। अगर यहाँ से करेंगे तो भी स्पर्श रेखीय होगा, यहाँ से स्पर्श रेखीय, यहाँ से, तभी तो बी और डीएल का जो कॉस थीटा था वो 0 आया था, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, 0 अंश का, इसीलिए। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थैंक यू गाइस। कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं एक बार। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो।